नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्ध एंड इज धम्मा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बुद्ध एंड इज धम्मा, ये जो बाबा साहेब का ग्रंथ है, मूल रूप से अंग्रेजी में इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। इस समय ये जो चल रहा है, ये प्रथम कांड के पहले भाग का ये 16वां अध्याय है। और पिछली कड़ी में हमने देखा था कि किस तरह राजकुमार सिद्धार्थ ने एक सुझाव रखा कि शाक्य सेनापति के सामने कि वो युद्ध में तो सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन वो इस दंड को भुगतने के लिए तैयार है कि वे परिव्राजक बनकर देश से बाहर चले जाएंगे। शाक्य सेनापति ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि इससे कौशल नरेश का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और फिर अब बात ये आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां शाक्य सेनापति के सामने एक शाक्य युवक ने एक छोटा सा निवेदन करने की अनुमति मांगी और यह अनुमति उनको मिली। आइए वो आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या वो निवेदन था उस शाक्य युवक का। उसका कहना था कि मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा। उसने कहा कि भाई सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा, अपने वचन को पूरा निभाएगा, वो जो कह रहा है बिल्कुल करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है और जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूं। अब युवक की चिंता यह है कि अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा, तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? फिर बात वहीं पर आई है कि सिद्धार्थ राजकुमार तो चले जाएंगे, लेकिन क्या तब भी शाक्य संघ यही चाहता है कि तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता तो चल ही जाएगा। युवक का संदेह यह है कि शाक्य संघ अपने इस निर्णय पर थोड़ा विचार करें, और जरूर करें, क्योंकि अभी यदि राजकुमार सिद्धार्थ ये कह रहे हैं कि वो शाक्य संघ के युद्ध के निर्णय से सहमत नहीं है और वे दंड भुगतने के लिए तैयार है, उन्होंने वचन दिया, तो वो देश से बाहर तो चले जाएंगे। लेकिन कौशल नरेश को इस बात का पता जरूर चल जाएगा, और जब ये पता चल जाएगा तो क्या होगा, इस पर सोचे जरा। फिर वे कहते हैं कि यदि शाक्य तुरंत ही कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे, तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। शाक्य युवक की यह चिंता है कि यदि तुरंत ये घोषणा कर दी जाए कोलियों के विरुद्ध युद्ध की, तो शाक्य संघ यदि ऐसी घोषणा करता है तो कौशल नरेश ये समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम को देश निकाला इसीलिए दिया गया होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो इस युद्ध के खिलाफ था और इसीलिए यह कार्य घटित हुआ होगा, और वो इस घटना का संबंध उससे जोड़ेंगे और यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, वो शाक्य युवक कहता है कि इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृहत्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश राजकुमार सिद्धार्थ के गृहत्याग का संबंध इस घटना से जोड़ देगा। अब ये युवक ने यह प्रस्ताव रखा है, और यह प्रस्ताव यह है कि यदि तुरंत शाक्य संघ इस बात की घोषणा कर देता है कि अब कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जाए, और वहीं उसी वक्त सिद्धार्थ राजकुमार
अगर देश से बाहर जा रहे हैं, परिव्राजक बन रहे हैं, तो इस घटना का संबंध कौशल नरेश जोड़ देंगे और ये शाक्य संघ के लिए कदापि अच्छा नहीं होगा। तो संघ को लगा, सेनापति थोड़ा चिंतित हुए और फिर उनको लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह बात मान ली गई। यह बात महत्वपूर्ण है, नीति की दृष्टि से यह बात मान ली गई कि ठीक है, अब राजकुमार सिद्धार्थ तो दंड भुगतने के लिए तैयार है, शाक्य संघ की बात नहीं मानने के लिए। और अगर यह बात ठीक है तो फिर अब युद्ध को थोड़ा आगे धकेल दिया जाए ताकि कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से संबंध जोड़ सके कि युद्ध में हिस्सा न लेना और राजकुमार का देश से बाहर निकल जाना। अब इस प्रकार शाक्य संघ की इस पूरी दुखांत सभा का अंत हुआ, ये समाप्त हुई। और इस अल्पमत ने भी, क्योंकि युद्ध नहीं करने वाली बात थी, ये अल्पमत में थी, लेकिन इस अल्पमत में भी जो युद्ध का विरोधी था, किंतु इस बात को साफ साफ कहने का किसी का साहस नहीं था, ये संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह लोग पार हो गए और युद्ध की उस बात को कुछ देर के लिए टाल दिया गया। तो अब राजकुमार सिद्धार्थ के परिव्राजक बनने का ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, ये प्रसंग यहाँ पर पूरा होता है। अब वे उस सभा से ये निश्चय लेकर चले कि वे अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति लेंगे और परिव्राजक बनेंगे। लेकिन अब आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी है कि परंपरा में एक बात आती है और वो आती है कि राजकुमार सिद्धार्थ का जो गृहत्याग हुआ, उन्होंने जो प्रव्रज्जा स्वीकार की, ये प्रव्रज्जा स्वीकार करने के पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी और वो घटना थी कि उन्होंने एक बूढ़े को देखा, किसी बीमार को देखा, किसी वृद्ध को देखा, किसी शव को देखा और ये घटनाएं उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ गई कि उन्होंने गृहत्याग करने का निर्णय लिया। परंपरा में ये बात सिखाई समझाई जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्वाभाविक सी है कि 29 वर्ष की आयु थी जब राजकुमार सिद्धार्थ ने गृहत्याग किया। तो क्या 29 वर्ष तक उन्हें कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई मृत नहीं मिला, कोई वृद्ध नहीं मिला? और इसलिए ये जो प्रश्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के प्रकथन में, इसके प्रस्तावना में एक समस्या के रूप में खड़ा किया था कि राजकुमार सिद्धार्थ की प्रव्रज्जा कैसे हुई। तो ये प्रव्रज्जा के संबंध में खड़ा हुआ जो प्रश्न था, जो समस्या थी, इस समस्या का एक सही समाधान यहाँ पर इस ग्रंथ में आ गया है। और पहली समस्या को बाबा साहेब ने स्वयं ही इस ग्रंथ में सुलझा दिए हैं। और ये महत्वपूर्ण कारण है, ये जो पाली टेक्स्ट है जो तथागत बुद्ध के चरित्र के संबंध में लिखा गया है, उसमें भी यही वर्णन मिलता है। और 29 वर्ष की आयु में उनके जीवन में ये जो घटना घटित हुई शाक्य संघ की, कि शाक्य संघ ने जो कोलियों के विरुद्ध युद्ध का निर्णय लिया रोहिणी नदी के पानी के लिए, और इसके लिए राजकुमार सिद्धार्थ ये सहमत नहीं थे और वे युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि कोली भी अपने पड़ोसी हैं और पड़ोसियों के खिलाफ क्या युद्ध करें, और युद्ध में सिर्फ हानि होती है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये जो सिद्धार्थ गौतम की जो भूमिका थी, इस भूमिका के साथ वे इस शाक्य संघ में उन्होंने युद्ध का विरोध किया और यहीं से परिव्राजक बनने का जो विकल्प निकल आया दंड के रूप में, तो ये दंड के रूप में विकल्प निकल आया और इसे राजकुमार सिद्धार्थ ने स्वीकार कर लिया। और अब ये कहानी आगे बढ़ती है। तो ये पहली समस्या यहाँ पर सुलझ जाती है, इसमें अब कोई उलझाव नहीं रहा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम कांड का पहला भाग है और पहले भाग का ये 17वां अध्याय। तो 17वें अध्याय में अब ये कहानी आगे बढ़ती है। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच चुकी थी। राजा शुद्धोधन के महल में
ये जो पूरी कहानी है इसकी सूचना पहले ही पहुंच चुकी कि शाक्य संघ की सभा में क्या क्या घटित हुआ, और ये जो कुछ घटित हुआ ये कैसा है, इसका परिणाम क्या होगा, ये सब पहले ही पहुंच चुका था। और घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी है और रो रहे हैं। अब देखिए, इनके रोने के पीछे दो कारण तो थे ही। एक पहला कारण कि राजकुमार ये युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, वो दंडित हुआ, और दंडित होने के कारण अब उसे घर से बाहर जाना पड़ रहा है और वो देश से बाहर जा रहा है। लेकिन एक दूसरी बात थी कि इसमें वो परिव्राजक बनकर जा रहा है, प्रव्रज्जा ग्रहण कर जा रहा है, और ये बात वहां से जुड़ती है जहां उनके जन्म के समय असित ऋषि ने जो बात कही थी, असित मुनि ने जो बात कही थी। तो ये असित मुनि वाली बात, और वो उस बात में था कि भाई ये घर पर कभी नहीं रहेगा और ये सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, ये बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। तो ये जो बात है, ये दोनों चीजें उनके सामने थी और वो रो रहे थे, माता पिता दोनों। तो जब शुद्धोधन ने कहा कि हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। एक राजा होने के नाते इस बात की वो चर्चा कर रहे थे कि भाई युद्ध के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन उसके दुष्परिणाम में राजकुमार के बाहर जाने की देश से ये बात निकल आई, और शुद्धोधन ये राजकुमार से ये पूछ पड़े, ये पूछने लगे कि हम जानते थे कि भाई युद्ध के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम इस हद तक चले जाओगे। तो सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे। राजकुमार सिद्धार्थ का बड़ा सामान्य उत्तर था कि भाई ये तो मैं भी नहीं जानता था कि स्थिति यहां तक पहुंचेगी। मुझे तो ये लग रहा था कि इस मार्ग को सुझाने से ये शांति के मार्ग पर चले आएंगे और शांति सद्भावना के साथ कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा, मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने किन परिस्थितियों को अधिक बिगड़ने से बचा लिया है। वो अपने पिता को समझा रहे हैं कि आप तो ये समझ सकते हो कि भाई मैंने किन परिस्थितियों को बिगड़ने से बचा लिया है। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं सत्य और न्याय इसके रास्ते से मैं विचलित नहीं हुआ, और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड मैंने अपने सिर पर ले लिया है, जो भी दंड है उसे मैंने अपने सिर पर ले लिया है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का जो दंड है वो दंड मैंने अपने सिर पर ले लिया है। अब मैं ये दंड स्वीकारने के लिए तैयार हूं। इस समय हम लोग ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित एक कालजयी ग्रंथ, जिसे ग्रंथ रत्न कहा जाए। और इस ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, वही हम आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो यहां रुकते हैं क्योंकि ये वक्त पूरा हो रहा है। अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।